Why did the British never colonize Nepal? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। 16th और 18th सेंचुरीज के बीच सेटअप और एक्सपैंड हुआ ये एम्पायर एक सेंचुरी से भी अधिक समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। 1913 तक लगभग 23% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 1920 तक अर्थ के टोटल एरिया के 24% एरिया पर उनका दबदबा था। साउथ एशिया की बात करें तो यहां भी लगभग सभी कंट्रीज पर उनका राज रहा है। इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सभी छोटी बड़ी कंट्रीज पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने राज किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक कंट्री ऐसी भी है जिस पर कभी भी ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, और वो देश है नेपाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिशर्स ने इतने छोटे किंगडम को कभी कॉलोनाइज नहीं किया। ये बात सोचने वाली है कि जिस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पावरफुल और माइटी प्रिंसली स्टेट्स जैसे मराठास और सिख्स ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पावर के सामने खड़े नहीं हो पाए, वहां नेपाल जैसा छोटा किंगडम आखिर कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाया? नेपाली अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स का ये मानना है कि ब्रिटिश ओपन वॉरफेयर में नेपाल को नहीं हरा सकते थे और इसलिए ही वो वहां रूल नहीं कर पाए। लेकिन इतिहास कुछ और ही बयां करता है। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण थे जो ब्रिटिश ने कभी नेपाल को कॉलोनाइज नहीं किया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी के एंड में, जब 1768 में नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का यूनिफिकेशन किया और किंगडम ऑफ नेपाल को सेटअप किया। किंगडम ऑफ नेपाल को गोरखा किंगडम भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की विक्ट्री के बाद ब्रिटिश इंडिया में अपना एम्पायर सेटअप करने में कामयाब हो चुके थे। इसलिए नेपाल को कॉलोनाइज न करने के कारण जानने से पहले हमें ब्रिटिश रूल के नेचर को समझना जरूरी है। नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में दो तरह की टेरिटरीज हुआ करती थीं। पहली वो टेरिटरीज जिनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली गवर्न करते थे, जैसे बंगाल, और दूसरे वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर में थे, यानी उन पर ब्रिटिश का आधिपत्य तो था, लेकिन उसको वहां के नेटिव रूलर ही गवर्न करते थे, जैसे राजपुताना रीजन। जब ब्रिटिश इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए तो वो अपने साथ सॉवरेनिटी के यूरोपियन कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए। ब्रिटिशर्स मानते थे कि किसी भी नेशन या स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए उसके पास प्रॉपर पॉलिटिकल बाउंड्रीज का होना जरूरी है जो टेरिटरीज को डिवाइड करती हो। लेकिन 18th सेंचुरी के अंत में नेपाल में रूल कर रहे गोरखास के लिए यह एक अनजान कॉन्सेप्ट था। उनके लिए बाउंड्रीज दरअसल सिर्फ एक लूज कॉन्सेप्ट था जो उस जगह के फिजिकल या ज्योग्राफिक फीचर्स के हिसाब से डिफाइन किया जाता था। फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री का ये इश्यू दोनों साइड्स के बीच संघर्ष पैदा कर रहा था और आगे चलकर 1814 में जब एंग्लो नेपाल वॉर हुआ तो ये इश्यू वॉर का एक कारण बना। दोस्तों, आखिर क्यों हुआ ये वॉर और इसके क्या परिणाम हुए और किस तरह इस वॉर ने ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत की? आइए देखते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि बॉर्डर डिस्प्यूट इस वॉर का एक रीजन था, जहां दोनों एम्पायर्स लगातार एक्सपेंशन कर रहे थे। दूसरा और सबसे मेन रीजन था तिब्बत के साथ ट्रेड। ब्रिटिश का कहना था कि उनको तिब्बत से डायरेक्ट ट्रेड करने दिया जाए, लेकिन गोरखा किंगडम चाहता था कि अगर ट्रेड हमारी टेरिटरी से होता है तो उसमें हम भी हिस्सेदार होंगे। तीसरा रीजन था पॉलिटिकल सेफ्टी। जहां एक तरफ इंडिया में मराठास और सिख्स एटसेट्रा के रिवाइवल का खतरा मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगर वो नेपाल से भी दुश्मनी करते तो दोनों तरफ से घिर जाते। इसीलिए ब्रिटिश जल्द से जल्द नेपाल फ्रंट को न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों के चलते दोनों साइड्स के बीच 1814 में वॉर स्टार्ट हुआ जो 1816 तक चला। इस वॉर में गोरखालीज को सिवियर लॉसेस हुए और दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। इस ट्रीटी ने नेपाल की बाउंड्रीज को डिफाइन किया। उनकी लगभग 1/3 टेरिटरी ब्रिटिश के हाथ में चली गई। इसमें ब्रिटिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थे आज के उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल रीजन और दूसरा था सिक्किम। इन दोनों टेरिटरीज के हाथ में आते ही ब्रिटिशर्स के लिए तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड का रास्ता अब साफ हो चुका था।
ऐसे में आने वाले 3 डेकेड्स तक दोनों साइड्स के बीच पीस बनी रही, लेकिन अभी भी दोनों के बीच रिलेशंस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे। इन 30 सालों में नेपाली कोर्ट और काठमांडू में रह रहे ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच लगातार पॉलिटिक्स चलती रही। कोर्ट की नोबिलिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक साइड का मानना था कि ब्रिटिश को एलाइज बना लिया जाए और दूसरी साइड चाहती थी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर किया जाए और सारी लॉस्ट टेरिटरीज को वापस लिया जाए। लेकिन उस समय नेपाल के सबसे इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर भीमसेन थापा ने दोनों ही साइड्स को दूर रखा। यानी इन 3 डेकेड्स में ब्रिटिश नेपाल के पॉलिटिकल स्फीयर पर सिर्फ नजर रखे हुए था। ये उनकी वेट एंड वॉच की पॉलिसी थी। वो ये इंश्योर कर रहे थे कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट्स को नुकसान न हो। 1846 तक ये सिलसिला चलता रहा, जब नेपाल की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट फेज शुरू हुआ। 1846 में नेपाल किंगडम पर राणा डायनेस्टी का रूल सेटअप हुआ। राणा डायनेस्टी ने किंगडम में टोटलिटेरियनिज्म यानी समग्रवादी व्यवस्था स्थापित की। यानी किंगडम अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो चुका था और सारे ऑपोजिशन को खत्म कर दिया गया। राणा डायनेस्टी के रूल में नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अब्सॉर्ब करने के लिए किया जाने लगा। दोस्तों, इंडिया में जब 1853 में फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस हुई और उसको एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए टिम्बर नेपाल से लिया जाने लगा, जिससे नेपाल की इंडस्ट्रीज को बहुत मुनाफा हुआ और वहां की इंडस्ट्रीज फलने फूलने लगी। लगभग 1 सेंचुरी तक चले राणाज के रूल ने ब्रिटिश और नेपाल के रिलेशंस की काया पलट कर दी। दोनों के बीच अब अलायंस सेटअप होने वाला था और यही एक मेन रीजन बना जिसके कारण नेपाल को ब्रिटिश ने कभी कॉलोनाइज नहीं किया। आइए जानते हैं राणाज और ब्रिटिश के बीच कैसे संबंध स्थापित हुए। राणाज एंड द ब्रिटिश। दोस्तों, राणाज ने ब्रिटिश को एक एलाय के रूप में देखा। इसका पहला कारण यह था कि राणा फैमिली का ओरिजिन कुछ मायनों में बाहरी था, जिसके कारण उन्हें वहां की नोबिलिटी को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश मदद की जरूरत थी। इसके बाद उनका सिग्निफिकेंट रोल आया 1857 के इंडियन रिबेलियन में। 1814 में हुए एंग्लो नेपाल वॉर में ब्रिटिश गोरखाज के मिलिट्री कैपेबिलिटी से वाकिफ हो चुके थे, जिसके बाद ब्रिटिश ने गोरखाज से मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स शुरू किए। रिबेलियन के दौरान गोरखा यूनिट्स ब्रिटिश के लॉयल रहे। रिबेलियन के दौरान हुए लखनऊ सीज में राणा ने ब्रिटिशर्स को मिलिट्री असिस्टेंस दिया। आपको बता दें कि मई से नवंबर 1857 के बीच चले लखनऊ सीज में ब्रिटिश ने अपनी रेजिडेंसी को रेबल से प्रोटेक्ट किया और वो इसमें सफल भी रहे। उनकी इस हेल्प के चलते नेपाल के रूलर जंग बहादुर को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ की रैंक से भी नवाजा गया। यानी अब वो एक तरह से ब्रिटिश के एलाय बन चुके थे। जनवरी 1858 तक दिल्ली में रिबेलियन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अवध और सेंट्रल इंडिया में रेबल्स अभी भी एक्टिव थे। मार्च में एक ब्रिटिश नेपाली फोर्स ने लखनऊ को कैप्चर कर लिया, जो रिबेलियन का एक नर्व सेंटर था। जून तक रिबेलियन के सबसे फेमस लीडर्स जैसे मौलवी अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई का फॉल हो चुका था, लेकिन कुछ लीडर्स जैसे नाना साहिब, अवध की बेगम हजरत महल एटसेट्रा अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। ये सभी लीडर्स नेपाल की तरफ चले गए और तेराई रीजन से एक गोरिल्ला वॉर शुरू करने की फिराक में थे। इस दौरान उन्होंने नेपाली लीडर्स से उनकी लड़ाई में साथ देने की दरखास्त भी की। उनकी इस रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया गया। नवंबर 1859 में जंग बहादुर ने तेराई रीजन में छुपे सभी रेबल्स को या तो मार दिया या कैप्चर कर लिया और यहां से ग्रेट इंडियन रिबेलियन फाइनली खत्म हो गया। दोस्तों, इस तरह राणाज और ब्रिटिश के बीच फ्रेंडली रिलेशंस बन गए। राणाज को यह उम्मीद थी कि अगर वो ब्रिटिश की मदद करते हैं तो ब्रिटिश और उनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशन सेटअप होंगे। जंग बहादुर ने कभी भी ब्रिटिश सुज़रेनिटी एक्सेप्ट नहीं की। ऊपर से रिबेलियन को सप्रेस करने के बदले में नेपाल को कई लैंड्स ग्रांट्स किए गए और उन्हें मॉनेटरी ग्रांट्स भी मिले। लेकिन जंग बहादुर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी तक नेपाल की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। आइए जानते हैं कि ब्रिटिश दरअसल नेपाल को किस रूप में देखते थे। ब्रिटिश आउटलुक टुवर्ड्स नेपाल। दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिश राज की बात करें तो हम ये देख पाएंगे कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जैसे राजपूताना भले ही इंटरनल वर्किंग में इंडिपेंडेंट कहे जा सकते थे, लेकिन उनकी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी ब्रिटिश ही डिटरमिन करते थे।
ब्रिटिश ने एक्चुअल में ये कभी स्पेसिफाई किया ही नहीं कि नेपाल का स्टेटस बाकी प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स जैसा था या नहीं, और इसी डाउट के चलते नेपाल की कोई इंटरनेशनल लाइफ रही ही नहीं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बना रहा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1883 में जब नेपाल और तिब्बत के बीच वॉर की संभावना बन रही थी, तो नेपाल ने ब्रिटिश से मॉडर्न वेपन्स मांगे और बदले में ब्रिटिश ने अपनी आर्मी के लिए और ज्यादा गोरखास की डिमांड की। यानी एक तरह से उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी पर भी ब्रिटिश का दबदबा था। राणा डायनेस्टी के चंद्र शमशेर अगले सिग्निफिकेंट लीडर थे, जिन्होंने 1901 से 1929 तक रूल किया। चंद्र शमशेर ने ब्रिटिश आर्म्स और एमिनिशन के बदले गोरखा रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से अलाउ कर दिया। गोरखा रेजिमेंट्स को ब्रिटिश ने चाइना की बॉक्सर रिबेलियन को रोकने के लिए भी भेजा। चंद्रा ने ब्रिटिश की मदद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी की, जहां नेपाल ने 10 बटालियंस लोन में दी और लगभग 55,000 नेपाली सोल्जर्स ने इस वॉर में भाग भी लिया। इस मदद ने दोनों की फ्रेंडशिप को और गहरा कर दिया। और फाइनली जून 1920 में ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिपेंडेंस देने की बात शुरू की, जिसके चलते 1923 में नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी में पहली बार ब्रिटिश ने फॉर्मली ये माना कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर सकता है। इस ट्रीटी को चंद्र शमशेर की डिप्लोमेसी का अचीवमेंट भी बताया जाता है। आपको बता दें कि यही ट्रीटी 1950 में इंडिपेंडेंट इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप का बेसिस भी बनी। तो दोस्तों, शायद आप समझ चुके होंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्यों कभी नेपाल को कॉलोनाइज नहीं किया। सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को एक्चुअल में कभी नेपाल को कॉलोनाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1814 में हुए एंग्लो गोरखा वॉर के बाद ऑलरेडी ब्रिटिश के इंटरेस्ट्स जैसे ट्रेड और बाउंड्रीज को सिक्योर कर लिया गया था। उसके बाद आई राणा डायनेस्टी का फ्रेंडली नेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जहां उन्होंने 1857 के इंडियन रिबेलियन को रोकने में ब्रिटिशर्स की मदद की। इसके अलावा राणा रेजीम ने ब्रिटिश को एक सिक्योर बॉर्डर भी प्रोवाइड किया। साथ में ब्रिटिश की नेपाल के रिसोर्सेज पर भी पकड़ थी, जैसे मेन और नेचुरल रिसोर्सेज। और तो और इस मदद के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता भी नहीं करनी थी, क्योंकि रेजीम उनके सपोर्ट में थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नेपाल पर पूरी तरह से सक्रिय था। ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचिए कि नेपाल को कॉलोनाइज करने की जरूरत ही क्या थी।